हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन ने पढ़ा था पंचजगत अवधारणा। पंचजगत अवधारणा में अपन ने आर.एच. विटेकर के द्वारा दिए गए पंचजगत अवधारणा के बारे में पढ़ा था। तो पहले नंबर पर था मोनेरा, दूसरे नंबर पर था प्रोटिस्टा, तीसरे नंबर पर था फंजाई, चौथे नंबर पर था प्लांटी, पांचवें नंबर पर था एनिमेलिया। तो इसमें जो है इन सभी का अपन को क्रमशः अध्ययन करना है, जिसमें सबसे पहले अपन लेंगे मोनेरा। क्या लेंगे? मोनेरा। मोनेरा के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए मोनेरा पहले नंबर पर ही है। मोनेरा। अब मोनेरा होता क्या है, क्या चीज है, इनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। नंबर एक, ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। दूसरे नंबर का ध्यान देना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार के जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक किससे कहते हैं? वे जीव जिनमें झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है, वह कोशिकांगों का अभाव पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोटिक। तो यहां पे लिख देंगे, इनमें झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक व अन्य कोशिकांगों का अभाव पाया जाता है। अगली विशेषता, इनमें जनन संयुग्मन, इनमें जनन संयुग्मन विधि द्वारा होता है। इनमें जनन संयुग्मन विधि द्वारा होता है। अब उदाहरण देख लीजिए इनके कि मोनेरा में कौन कौन से आते हैं। जीवाणु, नीले हरे शैवाल, इनको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। नीले हरे शैवाल व माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको एक चीज बताऊं, माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है, उपनाम है ये इसका। काफी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है माइकोप्लाज्मा। और हम जानते हैं सबसे छोटी कोशिका भी कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो ये जो है मोनेरा जगत के बारे में आर.एच. विटेकर ने बताया था। तो मेरे हिसाब से आप सभी के अच्छे से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक जो मोनेरा के हैं। और इसके बाद में आता है अपने प्रोटिस्टा।
प्रोटिस्टा के बारे में बात करते हैं अपन। दूसरे नंबर पर है प्रोटिस्टा। अब RH बीटेकर ने प्रोटिस्टा में किन किन को रखा, किन किन के बारे में बताया, प्रोटिस्टा की विशेषता क्या है। नंबर 1, ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक ये कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है। नंबर 2, अब जो प्रोटिस्टा है इनमें एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव को रखा गया है। ये कैसे होते हैं, एक कोशिकीय। इनमें गमन के लिए कशाभिका व पक्ष्माभिका जैसी संरचना पाई जाती है। तीसरे नंबर का अगर बात करें अपन तो इनमें जनन विखंडन व युग्मक संलयन द्वारा होता है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना आदि। इन सभी जीवों से अपन परिचित हैं, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना आदि। देखिए ये जो है अपने पैरामीशियम है, इसकी संरचना है पैरामीशियम की संरचना है। अब पैरामीशियम में देखिए ये जो तंतुनुमा संरचना दिखाई दे रही है ना आपको, ये वाली इसके बॉर्डर पर, ये ही जो है कशाभिका पक्ष्माभिका का रूप है। ठीक है, तो ये अपने जो है कौन सा है, एक कोशिकीय जीव है। कौन सा जीव है, एक कोशिकीय है। क्लियर। तो ये चित्र जो है केवल आपको अमीबा में पैरामीशियम में पाए जाने वाले तंतुनुमा संरचना को दिखाने के लिए ही शो किया गया है। अपन को यहाँ पर चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गया होगा। तो अपन बात करते हैं आगे के टॉपिक पे अपन चलते हैं। तीसरा नंबर का टॉपिक है अपना जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। फंजाई। तीसरा टॉपिक क्या है, फंजाई। तीसरे नंबर पर बात करता हूं फंजाई।
ध्यान देना, इसके उपनाम भी बता देता हूं। फंजाई, इसके अलावा इसे कवक और वैसे ग्रामीण भाषा में इसे फफूंद, ठीक है, क्या बोलते हैं, फफूंद। अब देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं अपन, फंजाई की विशेषता के बारे में। फंजाई में क्या क्या विशेषता पाई जाती है। नंबर 1, ये यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति युक्त, कोशिका भित्ति युक्त क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति। ये यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति युक्त जीव होते हैं। ये यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति युक्त जीव होते हैं। नंबर 2, इनकी कोशिका भित्ति काइटिन से निर्मित होती है। काइटिन से निर्मित होती है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन से निर्मित होती है। तीसरे नंबर की बात करें अपन, कोशिका भित्ति बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी काइटिन से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है, काइटिन से निर्मित होती है। पोषण की दृष्टि से, पोषण की दृष्टि से ये, पोषण की दृष्टि से ये परपोषी व परजीवी प्रकार के होते हैं। ठीक है, पोषण की दृष्टि से ये परपोषी व परजीवी प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट चौथे नंबर पर बात कर लेते हैं। ये तो पोषण की बात हुई। पोषण का मतलब अपन सभी जानते हैं कि भोजन ग्रहण करने का प्रकार। ठीक है, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों का विघटन करके पोषण प्राप्त करने के कारण, पोषण प्राप्त करने के कारण ये मृतजीवी भी होते हैं। मृतजीवी भी होते हैं। मृतजीवी किसे कहते हैं, वे जीव जो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सजीव कोशिका में, अब सजीव का मतलब पेड़ पौधे जीव जंतु दोनों आ जाते हैं। सजीव कोशिका में परजीवी के रूप में पाए जाने के कारण ये उनमें विभिन्न रोग उत्पन्न करते हैं।
उत्पन्न करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, उदाहरण यहाँ पर ही बता देता हूँ मैं आपको। उदाहरण के तौर पर एस्परजिलस कवक, ये एस्परजिलस कवक जो होती है ये चर्म रोग उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? चर्म रोग उत्पन्न करती है। मनुष्य में जो दाद खाज खुजली होती है, ठीक है, तो आपने रिंग वर्म के नाम से भी सुना होगा कि फंगस हो गई है, रिंग वर्म, ठीक है। तो ये क्या करती है, उसमें दाद खाज खुजली यानी चर्म रोगों को उत्पन्न करने का कार्य करती है, ठीक है। तो ये कवक के बारे में थोड़ी सामान्य बात थी। अभी और बातें कंप्लीट करते हैं। 5 पॉइंट इसके हो गए। आगे देखिए। पांचवें नंबर पर देखिए। 5वें नंबर पर अपन अगर बात करें तो कुछ कवक शैवाल के साथ मिलकर के, कुछ कवक शैवाल के साथ मिलकर के लाइकेन का निर्माण करती है। लाइकेन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? लाइकेन का। लाइकेन एक सहजीवी पादप है। लाइकेन एक सहजीवी पादप है। सहजीवी संधि विच्छेद करके देखें तो सह प्लस जीवी, साथ साथ जीवन यापन करने वाले, यानी कवक और जो शैवाल होते हैं ये परस्पर मिलकर के लाइकेन का निर्माण करते हैं। अब ध्यान देना, कवक तो पोषण की दृष्टि से कैसे परपोषी, लेकिन जो शैवाल होती है वो स्वपोषी होती है, अपना पोषण प्राप्त कर लेती है। तो कवक क्या है, शैवाल को रहने के लिए स्थान देता है और बदले में शैवाल क्या करती है, कवक को पोषण प्रदान करता है। इस प्रकार ये जीवन भर साथ साथ रहते हैं और इस संबंध को सहजीवी संबंध कहा जाता है। और जो लाइकेन होता है वो कौन सा पादप है? सहजीवी पादप है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट इसका, अगली बात करते हैं अपन कवकों में कायिक जनन, कवकों में कायिक जनन, विखंडन, मुकुलन विधि द्वारा संपन्न होता है। कवकों में कायिक जनन, विखंडन व मुकुलन विधि द्वारा संपन्न होता है। कवकों में अलैंगिक जनन,
बीजाणु जनन द्वारा तथा लैंगिक जनन बेसिडियो बीजाणु व एसिडियो बीजाणु द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं कवक के। उदाहरण, यीस्ट। यीस्ट के बारे में सभी जानते हैं, किण्वन क्रिया में काम में आती है। राइजोपस बीजाणु जनन विधि, इसमें अपन ने अध्ययन किया ही है इसके बारे में। मशरूम आप सभी ने देखी होगी, बरसात के दिनों में देखने को ज़्यादातर ये अपन को मिलती है। तो आपने देखा होगा सांप की छतरी जैसी इसका आकार होता है, सांप की छतरी जैसी होती है। और कच्चे घरों में जहाँ पर नमी ज़्यादा पाई जाएगी ना, नमी, वहाँ पर मशरूम उत्पन्न हो जाती है। तो ये अपना टॉपिक था कवक, जिसके बारे में ये आपको मैंने इतने सारे पॉइंट बताए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अपन को अच्छे से करना है। आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।